नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम में आर्ट क्लासेज में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं खिलजी वंश के बारे में। दिल्ली सल्तनत में पिछली क्लास में हम लोगों ने गुलाम वंश के बारे में अध्ययन किया हुआ था। गुलाम वंश में सारी चीज़ों के बारे में, चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक हो, चाहे इल्तुतमिश हो, रजिया सुल्तान हो, गयासुद्दीन बलबन हो, सबके बारे में बहुत ही बेहतरीन अध्ययन हम लोगों ने किया हुआ था। और आज की क्लास जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बाद जो वंश आता है, वो वंश होता है खिलजी वंश। और खिलजी वंश एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश में हम लोगों को 5 लोगों के बारे में पढ़ना है, 5 सुल्तान के बारे में। सबसे पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसी शासक से बनता है, तो वो अलाउद्दीन खिलजी से बनता है। और उसके बाद फिर शिहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नासिरुद्दीन खुसर शाह। तो इन सब पांचों के बारे में अध्ययन करना है, जो कि खिलजी वंश में ये लोग शासन किए हुए थे। और इसका जो शासन काल है वो 1290 ईस्वी से लेके, खिलजी वंश इसका जो शासन काल है वो 1290 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी तक चला था, खिलजी वंश। ठीक है। और इसके जो संस्थापक हैं खिलजी वंश के, वो जो गुलाम वंश के अंतिम शासक थे। गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे? शमसुद्दीन क्यूमर। मैंने आपको पीछे बताया हुआ था पिछली क्लास में। गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे? वो शमसुद्दीन क्यूमर थे। और शमसुद्दीन क्यूमर की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने एक नए वंश की स्थापना की, और उस वंश का नाम था खिलजी वंश। ठीक है, इस बात को आप लोग नोट करिएगा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किसकी हत्या करके? गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की, खिलजी वंश की। और दोस्तों, सुल्तान बनते समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की जो उम्र थी वो 70 वर्ष थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की जो उम्र थी वो 70 वर्ष थी, मतलब वृद्ध अवस्था में पहुंच चुके थे। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। बस इतना ही पूछता है कि इसकी जो आंतरिक नीति थी वो दूसरों को प्रसन्न करने के सिद्धांत पर थी। मतलब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था वो बहुत कटु मुस्लिम शासक नहीं था। इसकी जो नीति थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की, वो दूसरों को जो है वो प्रसन्न करने की नीति, मतलब आंतरिक नीति जो थी वो दूसरों को प्रसन्न करने के सिद्धांत पर थी। कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है, किस शासक की नीति जो है दिल्ली सल्तनत कालीन किस शासक की नीति जो है दूसरों को प्रसन्न करने के सिद्धांत पर आधारित थी? तो उसमें होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और इसने हिंदू जनता के प्रति जो था वह उदार दृष्टिकोण अपनाया हुआ था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो इसी का भतीजा था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, और इसका दामाद भी था। इसने अपनी पुत्री का विवाह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ किया हुआ था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दक्षिण भारत की विजय के लिए, कहाँ की? दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। और जब अलाउद्दीन खिलजी को भेजा तो अलाउद्दीन खिलजी वहां से जो है जीत कर बहुत सारा धन लेकर वापस आया। और जब बहुत सारा धन लेकर वापस आया तो इससे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इससे क्या किया? इससे हिसाब मांगा कि आप मतलब जितना धन लूटे हैं उसका पूरा हिसाब दीजिए। और हिसाब मांगने पर अलाउद्दीन खिलजी को अच्छा नहीं लगता है, और उसने षड्यंत्र बनाकर जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद खुद दिल्ली का जो है क्या बनता है? सम्राट बनता है, दिल्ली का शासक बनता है। और दिल्ली का शासक बनता है तो 1296 ईस्वी में। कब बनता है? 1296 ईस्वी में। 1296 ईस्वी में ये दिल्ली का शासक बनता है। मतलब एक तरफ जो है उसका सिर जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का कटा हुआ था, खून टपक रहा था, कि दूसरी तरफ ये अपना क्या कर रहा था? राज्याभिषेक करवा रहा था। और राज्याभिषेक कहाँ करवा रहा था? तो 1296 ईस्वी में बलबन के लाल महल में। बलबन के लाल महल में बलबन ने एक महल बनवाया हुआ था, उस महल का नाम था लाल महल। वहां पे इसने तुरंत अपना राज्याभिषेक करवा लिया। उधर उसके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का सिर से खून टपक ही रहा था, इधर इसका राज्याभिषेक शुरू हो गया। तो इस तरीके से चलता था। ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सीधे सीधे अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात की जाए अगर, तो अलाउद्दीन खिलजी से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहली बात, अगर जो इससे क्वेश्चन पूछता है, इसके बचपन का नाम पूछता है। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था गुरसास्प। गुरसास्प। मिडवल हिस्ट्री है, बहुत ही मतलब एक तरीके से कहा जाए तो पढ़ने में आनंद भी आता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, बहुत सारी चीज़ सीख मिलती है इन सब चीज़ों से। तो आप मिडवल हिस्ट्री को अगर एक अच्छे सिलसिले से लेके पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आएंगी। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी जो था, ये प्रारंभिक सफलता इसकी
सारी प्रारंभिक सफलताओं में विजय पाया, बहुत सारी विजय इन्होंने प्रारंभिक प्रारंभिक सफलताओं में पाया। और प्रारंभिक सफलताओं से जब विजय पाया तो उससे प्रेरित होकर इसने एक उपाधि धारण की थी, और उपाधि कौन थी? सिकंदर द्वितीय, सिकंदर द्वितीय की, ठीक है, सिकंदर द्वितीय सानी, सानी इसकी उपाधि इसने धारण किया हुआ था। सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया हुआ था, और अपनी प्रारंभिक विजयों से प्रेरित होकर, प्रारंभिक विजयों की सफलताओं से प्रेरित होकर, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है किस दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिकंदर द्वितीय या सानी की उपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर महान के बारे में आपको पता होगा, जो विश्व विजय के अभियान के लिए चला था और हर जगह उसको सफलता ही मिल रही थी, और इसी वजह से जो है अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की, क्योंकि जहां जहां भी प्रारंभिक सफलता विजय अभियान चलाया था हर जगह इसको सफलता ही मिली थी। ठीक है, तो बहुत ही तरीके से कहा जाए तो कुशल शासक था अपने हिसाब से। उसके अलावा अगर बात की जाए अलाउद्दीन खिलजी के, तो जफर खां इसका जो था वो श्रेष्ठ सेनापति था। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा है, जफर खां किसका सेनापति था? तो जफर खां अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। इसके अलावा भी इसके कई 3 और सेनापति थे जिनकी जो है महान सेनापतियों में तुलना की जाती है। एक उलुग खां, उलुग खां, उलुग खां इसके एक महान सेनापति थे। नुसरत खां, नुरसत खां, नुसरत नहीं नुरसत खां। और तीसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नाम है मलिक काफूर। मलिक काफूर के बारे में भी आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो मलिक काफूर और जफर खां, दो लोगों के बारे में आप लोग जरूर पता होना चाहिए। जफर खां और मलिक काफूर बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है किसके सेनापति थे? अलाउद्दीन खिलजी के। इसके अलावा उलुग खां और नुसरत खां, ये चार के चारों जो है बहुत ही श्रेष्ठ सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर और सारी चीजें बात की जाए, तो अलाउद्दीन खिलजी जो था, ये इसका जो कुतुब मीनार हम लोगों ने पढ़ा हुआ था जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया हुआ था, उसके प्रतिद्वंदी मीनार के रूप में इसने अलाई मीनार बनाया। अलाई मीनार दिल्ली में, अलाई मीनार, ठीक है, इसी को अलाई दरवाजा भी कहते हैं। और अलाई दरवाजा जो है वो एक तरीके से कहा जाए तो प्रारंभिक तुर्की कला का जो है सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है। ठीक है, प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना माना जाता है अलाई मीनार। हालांकि ये कुतुब मीनार की तरह नहीं बन पाया, लेकिन बहुत उससे थोड़ा छोटा रूप है, लेकिन ये जो है प्रारंभिक तुर्की कला का एक अच्छा नमूना माना जाता है अलाई मीनार। यह ऐसा सुल्तान था, यह पहला ऐसा सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश क्या की? भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। और जब भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया तो उसने एक नए विभाग की स्थापना की। और वो नया विभाग कौन था? दीवाने मुस्तक राज, दीवाने मुस्तक राज, दीवाने मुस्तक राज नामक एक नए विभाग की स्थापना की थी। और ये कर वसूल करने के लिए इसकी स्थापना की थी, दीवाने मुस्तक राज। तो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि दीवाने मुस्तक राज नामक विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसके अलावा इसने एक और विभाग की स्थापना की थी, दीवाने रियासत, दीवाने रियासत। दोनों के बारे में आप लोग को जीवान पे रटा होना चाहिए, दीवाने मुस्तकराज और दीवाने रियासत। ये दीवाने रियासत जो था ये भी आर्थिक मामलों से संबंधित विभाग था। ठीक है, आर्थिक मामलों से संबंधित विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। यह व्यापारी वर्ग पर जो है प्रतिबंध लगाता था, व्यापारी वर्ग पर यह नियंत्रण रखता था, दीवाने रियासत। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी जो था ऐसा शासक था जिसने कुल उपज का 50% कर के रूप में निर्धारित किया था। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसने 50% तक कर बढ़ाकर जो है कर दिया था कुल उपज का? वो अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने जो भी कर होता था उसका कुल कितना मतलब उपज होता था, उपज का 50% कर के रूप में लेता था। वो कौन शासक था? अलाउद्दीन खिलजी था। ये काफी जो है इसके बारे में बहुत ही तरीके से कहा जाए तो बुरी चीजें थी जो इन्होंने इस हद तक किया हुआ था 50% कर के रूप में। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसने एक गुप्तचर विभाग का भी संगठन किया था, गुप्तचर विभाग। ठीक है, तो गुप्तचर विभाग का संगठन किसने किया था? गुप्तचर विभाग का स्थापना या संगठन किसने किया था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने ही देवगिरी के शासक जो थे रामचंद्र देव, देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव, रामचंद्र देव, इनको जो है परास्त किया हुआ था। लेकिन इसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर ये कहाँ के शासक थे? देवगिरी के शासक थे, देवगिरी के शासक। इसको क्या किसकी उपाधि दी थी? राय रायन की उपाधि दी थी, राय रायन, राय रायन की उपाधि दी थी। तो राय रायन की उपाधि रामचंद्र देव को, जो कि देवगिरी के शासक थे,
अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी। इसकी वीरता से, बहादुरी से प्रभावित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने इसको राय रायन की उपाधि दी थी। और अलाउद्दीन खिलजी जो था, जब ये दक्षिण भारत में गुजरात विजय के लिए चला, दक्षिण पश्चिमी भारत में गुजरात विजय के लिए चला, तो वहां पे इसने जो है गुजरात के शासक कर्णदेव को परास्त किया। और कर्णदेव को परास्त जब किया था तो उसी समय जो है इसे मलिक काफूर, जो कि चंद्रराम, क्या नाम था उसका, चंद्रराम, मलिक काफूर का नाम था चंद्रराम। ये एक हिंदू हिजड़ा था। क्या था? हिंदू हिजड़ा था चंद्रराम, हिंदू हिजड़ा था। इसे ही मलिक काफूर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। कब? गुजरात विजय के दौरान। और इसका नाम क्या रखा? मलिक काफूर, मलिक काफूर। धीरे धीरे मलिक काफूर ने बहुत सारे जो है, धीरे धीरे इसका सेनापति बन गया और अलाउद्दीन खिलजी के बहुत करीब आ गया। और इसने बहुत सारी विजयों में अलाउद्दीन खिलजी का साथ दिया। और मतलब एक तरीके से कहा जाए तो इसका सर्वश्रेष्ठ सेनापति बनते बनते रह गया। और वहां से जो है सारी चीजें जो है अलाउद्दीन खिलजी से इसकी चलने लगी। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी वृद्ध अवस्था में था, तो उसने अपने जो बेटे थे, उन 3 बेटों में चुनाव नहीं कर पा रहा था किसको सुल्तान बनाया जाए। तब उसने जिस मलिक काफूर के कहने पर ही सबसे छोटे बेटे सिहाबुद्दीन उमर को, जो कि आप आगे पढ़ेंगे सिहाबुद्दीन उमर को, इसी ने मलिक काफूर के कहने पर ही सुल्तान बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ों को दागने की प्रथा, घोड़ों को दागने की प्रथा, हुलिया प्रथा, ये सब किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो घोड़ों को दागने की प्रथा मतलब घोड़ों को पहचानने की प्रथा, ताकि कोई घोड़े व व्यक्ति जो है वो बदले ना जा सके। घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इस बात को भी आप लोग नोट करिएगा। अब घोड़ों को दागने की प्रथा मतलब जैसे कि अगर बीच में कोई घोड़े बदल ना लिए जाए, उनके घोड़े के रंग रूप क्या है, जैसे कोई सेनापति होता था या कोई सेना होता था, जवान होता था, वो उसके भी हुलिया प्रथा का मतलब ये होता था कि जैसे उसकी आंखें कैसी हैं, उसके मुंह कैसे हैं, उसकी मोटाई कैसी है, लंबाई कैसी है, उसको नोट किया जाता था। पहले कैमरे तो होते नहीं थे कि उसको कैमरे में नोट कर लिया जाएगा, उसको बाद में अगर कोई भ्रष्टाचार किया तो उसको पकड़ लिया जाएगा। तो भ्रष्टाचार से बचने के लिए जो है, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए हुलिया प्रथा मतलब उसके कागज में नोट किया जाता था कि कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, मोटा है, नाक कैसी है, तिल कहाँ है, ये सब चीजें जो है नोट किया जाता था। ठीक है। उसी को घोड़े दागने की प्रथा या हुलिया प्रथा ये सब कहा जाता था। तो इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत की थी। और अगर बात की जाए तो इसने अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसने उत्तरी भारत तथा दक्षिणी भारत दोनों का अभियान किया था, दोनों का अभियान किया था। और दोनों जगह इसको विजय मिली थी। इसी वजह से इन्होंने जो है सिकंदर द्वितीय शाही की उपाधि धारण की थी। इसके समय में ही सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किस खिलजी वंश के शासक के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, या दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? वो हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय। इस बात को आप नोट करिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल आक्रमण सबसे अधिक बार हुआ था। और मंगोल आक्रमण ये भी पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी और मंगोलों के बीच जो सीमा थी वो क्या थी? उत्तर पश्चिमी सीमा, वो सिंधु नदी थी। सिंधु नदी ही इसकी सीमा थी। ठीक है, सिंधु नदी। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी की सीमा और मंगोलों की सीमा का निर्धारण कौन करता था, कौन सी नदी करती थी? वो सिंधु नदी करती थी। इस बात को आप लोग नोट करिएगा। और इसके अलावा 1301 ईस्वी में इसने रणथंभौर को जीता था। 1301 ईस्वी में, 1301 ईस्वी में रणथंभौर, और 1303 ईस्वी में चित्तौड़ को जीता था। चित्तौड़ को क्यों जीता था? क्योंकि रानी पद्मिनी, जो कि राणा रतन सिंह की पत्नी थी, उससे जो है एक तरीके से कहा जाए कि इसका जो है एक तरीके से पागलपन छा गया था इसके ऊपर, ऐसा कहा जाता है। तो उसको जो है प्राप्त करने के लिए इसने चित्तौड़ पर अधिकार किया था। लेकिन बाद में रानी पद्मिनी ने जौहर प्रथा का अपने आप जौहर कर लिया था। जौहर मतलब ये होता है कि अगर जलती आग में अपने आप को कूद लेना या समर्पण कर देना। ठीक है, उसी को ही जौहर प्रथा कहते हैं। जब अलाउद्दीन राणा रतन सिंह परास्त हो गए और उसको मार दिया, तो रानी पद्मिनी ने जौहर प्रथा पूरे अपने दासियों के साथ कर लिया। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इस बात को नोट करिएगा कि जौहर प्रथा रानी पद्मिनी जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय ही किया हुआ था। और बाद में अगर बात की जाए तो इसमें अलाउद्दीन एक तरीके से कहा जाए तो अमीर खुसरो और हसन निजामी, जो कि बहुत बड़े दरबारी थे, बहुत बड़े इतिहासकार थे, अमीर खुसरो और हसन निजामी जैसे विद्वान इसके दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन निजामी, अमीर खुसरो और हसन निजामी इसके ही दरबार में रहते थे। इस बात को आप लोग नोट करिएगा। ठीक है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसने बाजार नियंत्रण मूल्य,
बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की थी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। बाजार नियंत्रण, बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी, बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण प्रणाली। ठीक है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है, आगे पूछा जाएगा। और यह दिल्ली का पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। किस पर? धर्म पर राज्य का नियंत्रण, धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इस बात को भी आप लोग नोट करिएगा, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और दो कर इसने दो नवीन कर इसने लगाए हुए थे। कौन कौन से? एक घरी कर, घरी कर, और एक चराई कर, चराई कर। अब ये घरी कर था, घरी कर जो था ये घरों एवं झोपड़ियों पर लगाए जाने वाले कर थे, जबकि चराई कर क्या थे? ये दुधारू पशुओं पर लगाए जाने वाले कर थे, चराई कर। तो घरी कर और चराई कर दो नवीन कर थे जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए थे। ठीक है, इसके अलावा और कुछ बचता नहीं है। बाद में जो है जब ये वृद्ध हो जाता है तो एक रोग से ग्रसित हो जाता है। कौन से रोग से? जलोदर रोग से। जलोदर रोग से ये ग्रसित हो जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु होने से पूर्व ही मलिक काफूर के कहने पर इसने अपने 3 पुत्रों में से, इसके 3 पुत्र थे, 3 पुत्रों में से सिहाबुद्दीन उमर को, जिसकी उम्र मात्र 5 से 6 वर्ष थी, इसको जो है क्या किया? दिल्ली का सुल्तान बनाया। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं सिहाबुद्दीन उमर के बारे में। आप लोग कहीं मत जाइए, पूरा वीडियो देखिएगा। आइए हम लोग देखते हैं सिहाबुद्दीन उमर के बारे में। सिहाबुद्दीन उमर, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। सिहाबुद्दीन उमर, मैंने आप लोगों को बताया कि मलिक काफूर के कहने पर अलाउद्दीन ने अपने 3 पुत्रों में से 5 से 6 वर्षीय पुत्र जो था सिहाबुद्दीन उमर, उसको उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। और बाद में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने उमर को सुल्तान बनाकर सारा अधिकार अपने हाथों में सुरक्षित कर लिया। किसने? मलिक काफूर ने। जो 5 से 6 वर्ष का था सिहाबुद्दीन उमर, तो उसको ज्यादा ज्ञान था नहीं, तो उसने बस उसको गद्दी पर बैठा कर सारा अधिकार, पूरा सारा मतलब अधिकार जो है वो अपने हाथों में किसने ले लिया? मलिक काफूर ने। और ये एक हिंदू हिजड़ा था, आप लोगों को पता है। और जब इसने अपना अधिकार सुरक्षित कर लिया, सारा अधिकार अपने हाथों में ले लिया, तो लगभग 35 दिनों तक, लगभग 35 दिन तक ये सत्ता भोग किया। 35 दिन के सत्ता भोग के बाद इसकी मृत्यु जानते हो किसने कर दिया? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने मलिक काफूर की हत्या करके खुद जो है सुल्तान जो था वो शिहाबुद्दीन उमर, इसका संरक्षक बन गया। और जब इसका संरक्षक बन गया, जो कि इसका छोटा ही भाई था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का, शिहाबुद्दीन उमर, और उसका संरक्षक बनने बनने के थोड़े ही दिन बाद उसकी क्या कर देता है? दोनों आंखें जो थी शिहाबुद्दीन उमर की छुड़वा देता है, दोनों आंखों को अंधा करवा देता है। और बाद में जो है उसको कैद करवा के कारागार गृह में डाल देता है और खुद दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। हम लोग कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में अब अध्ययन करेंगे, क्योंकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में थोड़ा बहुत क्वेश्चन एग्जाम से पूछता है। तो इसकी जो अलाउद्दीन, इसने कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो कि 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन करता है, अलाउद्दीन खिलजी की जो कठोर दंड व्यवस्था थी और बाजार नियंत्रण थी, बाजार नियंत्रण प्रणाली, कठोर दंड व्यवस्था, अलाउद्दीन खिलजी की कठोर दंड व्यवस्था और बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली, दोनों को क्या किया? समाप्त कर दिया, दोनों को समाप्त कर दिया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जो कि शुरू किए गए थे। कुल मिला के ये जनता का जो क्या था, वो सहानुभूति लूटना चाहता था। ठीक है, और एक तरीके से बहुत ही, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो ये ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। इसे जो था वो नग्न स्त्री पुरुष की संगत क्या थी? पसंद थी। किसे? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कौन से सुल्तान को नग्न स्त्री पुरुष की संगत क्या थी? पसंद थी। नग्न स्त्री पुरुष जो होते थे उसकी संगत इसको जो क्या थी? वो पसंद थी। कभी कभी दरबार में ये नग्न होकर दरबारियों के बीच जो है वो दौड़ा करता था। ऐसा ये सुल्तान था। कौन सा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जो नग्न होकर दरबारियों के बीच में कभी कभी दौड़ा करता था? एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ठीक है, इस बात में आपको नोट करिएगा। और ये दरबार में कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर भी घुमा करता था। कुल मिला के कहा जाए तो सनकी था इस तरीके से। हाँ, और बर्नी के अनुसार मैंने आप लोग बताया कि इतिहासकार जो बर्नी थे उन्होंने इसके इस बारे में अपनी किताबों में अनुच्छेद की इसका वर्णन किया है कि कभी कभी यह नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था।
और यह ऐसा शासक था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। स्वयं को खलीफा, खलीफा वही थे जो सुल्तान की पदवी देते थे सबको, सारे बादशाहों को, लेकिन इसने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर लिया था। मतलब सुल्तान तो था ही, लेकिन ये कहा कि मैं स्वयं खलीफा हूँ, सुल्तान की पदवी मैं स्वयं से लूंगा। तो इस तरीके से इस बात को आप लोग नोट करिएगा, स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था। और मुबारक खिलजी का ही एक वजीर था, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का एक वजीर था। वजीर का नाम क्या था? नासरुद्दीन खुसवर शाह। इसने कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की क्या कर दी? हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद स्वयं गद्दी को क्या किया? हथिया लिया नासरुद्दीन खुसवर शाह ने। और यह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। नासरुद्दीन खुसवर शाह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था जो हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था? ठीक है, हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में, नासिरुद्दीन खुसरो शाह के बारे में। और इसके शत्रुओं ने, नासिरुद्दीन खुसरो शाह जब दिल्ली का सुल्तान बना तो इसके जो शत्रु थे उन्होंने इसके विरुद्ध जो है वो इस्लाम का शत्रु, इसे इस्लाम का शत्रु बताया। नासिरुद्दीन खुसरो शाह को इस्लाम का शत्रु बताया, इस्लाम का शत्रु। और इसके खिलाफ एक नारा दिया कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। ये नारा दिया नासिरुद्दीन खुसरो शाह के अगेंस्ट, ठीक है, जो इसके शत्रु थे। क्यों? क्योंकि यह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। लोगों को लग रहा था, इस्लाम मुस्लिमों को लग रहा था ये हिंदू धर्म के लिए काम करेगा, ये तो हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान है, इसके खून में हिंदू धर्म समाया हुआ है। जबकि ऐसा कुछ नहीं था, इसकी जो नीतियां थी वो सारे के सारे जो है हिंदू धर्म के खिलाफ थी। ठीक है, तो अंततः खिलजी वंश का एक सेनापति होता है, खिलजी वंश का ही एक सेनापति होता है जिसका नाम होता है गाजी मलिक या तुगलक गाजी। गाजी मलिक, या इसी को ही तुगलक गाजी बोलते हैं, गाजी मलिक या तुगलक गाजी। ठीक है, और इसने ही नासिरुद्दीन खुसरो शाह की क्या कर दी? हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद 1320 ईस्वी में क्या करता है? हत्या करता है 1320 ईस्वी में। और 1320 ईस्वी में ही गाजी मलिक या तुगलक गाजी एक नए वंश की स्थापना किया जिसका नाम क्या होता है? तुगलक वंश, तुगलक वंश। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे तुगलक वंश, जो कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा जो है शासन अगर किसका चला था तो किस वंश का चला था? तुगलक वंश का। 1320 ईस्वी से 1320 ईस्वी से 1413 ईस्वी तक चला था ये तुगलक वंश। ठीक है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कौन सा वंश ऐसा था जो सबसे लंबा शासन किया दिल्ली सल्तनत का? तो तुगलक वंश होता है। और तुगलक वंश ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग तुगलक वंश के बारे में बेहतरीन अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, कुछ जानकारियाँ यहाँ से मिली होंगी। आगे हम लोग तुगलक वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोगों को नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द मिलेगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।